मेरा बिजनेस डूब गया और मेरे दोस्त ने कर्ज के बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने की शर्त रख दी। मैंने उसकी बात मान ली। रात को अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं उसी कमरे में छुप गया। जैसे ही मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी ने तो खुद ही जानते हैं कि ये गैरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं ये सौदा करने के लिए बहुत मजबूर हो गया था। एक रात के लिए मैंने अपनी पत्नी का सौदा कर दिया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सैफून की साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसकी दूधिया रंगत, उसके हसीन तीखे नए नक्श हमेशा ही से मेरा चैन छीनते रहते थे। मगर उसका आज का बनाव श्रृंगार किसी और के लिए था, और ऊपर से सितम ये था कि मैं ये सब जानता था, और मैंने खुद ही उसे इस बात की अनुमति दी थी। मैंने उसके हसीन फिगर पर एक नज़र डाली और आंखें झुका लीं। मेरे दिल पर कैसे कैसी कयामत गुजर रही थी, ये मैं ही जानता था। मेरी हालत को कोई नहीं समझ सकता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी हुई थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो मेरी पत्नी को मेरे दोस्त के पास होटल तक पहुंचा सके। और फिर मेरी पत्नी तैयार होकर लड़खड़ाते कदमों से मेरे दोस्त के ड्राइवर के साथ चली गई, और मैं उसे बेबसी से जाता देखता रहा। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्ज से आज़ाद कर सकता है। लेकिन आज की रात तो कटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का ही चेहरा घूम रहा था। मुझे अपने दोस्त की शैतानी भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल रहा था, और दिमाग ऐसा था कि अभी फट जाएगा। मेरे दिमाग की नसें तन चुकी थीं। मेरे लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल था कि मैंने अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ एक रात के लिए भेज दिया था। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था कि आज की रात मेरी पत्नी किसी और की बाहों में रहेगी। मैं मुश्किल से घर से बाहर निकला। मैं सीधा होटल की तरफ जा रहा था, जहाँ पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के पास पहुंच रहा था, मेरे दिल की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त का खून कर दूं। कर्ज में डूबा हुआ तो पहले ही था, अब लग रहा था कि कातिल भी बन जाऊं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा ना करूं। मैं होटल पर पहुंचकर सामने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को दोस्त का नाम बताया और ये पूछा कि वो किस रूम नंबर में है। तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराहट सजाए हुए कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक कराया है, गोल्डन नाइट के नाम से। ये भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर मुझे कुछ एडवांस पैसे दे गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी रूम के बराबर वाला एक कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी इस समय चरम सीमा पर थी। मेरी बेचैनी को बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं थे कि मैं अपने दर्द को कैसे बयां करूं। रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की ने मेरे सामने चाबी रख दी। मैंने सामने पड़ी चाबी उठाई और उसी कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरों की गैलरी एक ही थी, बस बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसे कूदना मेरे लिए कोई मुश्किल काम न था। मैंने बड़े धीरे से दीवार फलांगी और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में इस समय तेज धार चाकू भी मौजूद था। मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर मेरा कुछ भी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने गैलरी में लगी खिड़की का शीशा जरा सा ऊपर उठाया, दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का दृश्य देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर जलजलों की जद में आग चुका था। सामने का जो दृश्य था वो मेरे लिए देखना मुश्किल था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त। मेरा नाम संजय है। मेरा खुद का कपड़े का बिजनेस था जो पहले अच्छा भला चल रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा घाटे में आ चुका था। मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में भी दब चुका था। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। हम एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर दो कॉफ़ी के मग रखे हुए थे, और सामने मेरा दोस्त बैठा मुझे एकटक देख रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो संजय, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जितना चाहे समय ले लो, लेकिन सिर्फ आज रात तक का। उससे ज़्यादा मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। शायद उसके लिए ये सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए तो सुनना भी आसान नहीं था। लेकिन उस समय मैं कर्ज में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि मेरा दिमाग वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और अपने दोस्त के सामने बैठा अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था।
जो किसी भी मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं खामोश देखा तो कहने लगा, आराम से कॉफ़ी पियो, इस कॉफ़ी के पैसे मैं ही दे दूंगा, पैसों की टेंशन मत लो। ये कहकर वो तंज से मुस्कुराया था। फिर कहने लगा कि तुम ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहे हो, हालांकि जिस माहौल में मैं रहता हूँ वहाँ तो ये एक आम सी बात है। तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही रात में साइन हो जाता है। तुम भी माला माल हो जाओगे। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे नजर झुकाए किसी तरह उसकी बकवास सुन रहा था। मैं ही जानता था कि बेबसी और गरीबी भी इंसान को न जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त मजे ले लेकर कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन मैं यूं बैठा था कि जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मुझे याद आने लगा कि मैंने कभी बड़े घमंड से कहा था कि जिस मर्द में गैरत नहीं, उसे मर्द कहलाने का हक ही नहीं है। और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के लिए सुन रहा था, मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होंगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरों के सामने पेश कर देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी की खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वो पत्नी जो बहुत ही पवित्र थी। सुबह उठकर जब तक भगवान का नाम न ले ले उसका दिन ही शुरू नहीं होता था। आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने नज़र भरकर देखा भी नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी हमें कहीं शादी या पार्टी पर जाना होता था तो मेरी पत्नी सुनैना बहुत ही अच्छे से साड़ी लपेट कर जाती थी। हालांकि मैं उसे कहता कि तुम भी फैशनेबल साड़ी पहना करो, खुद को यूँ लपेट कर रखती हो। शादी पर सब औरतें कितना तैयार होकर आती हैं, कितना मेकअप करती हैं, लेकिन तुम तो सिंपल ही जाती हो, ऊपर से खुद को साड़ी से बुरी तरह लिपेट लेती हो। तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। मेरा भी जी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ, ताकि सब औरतें तुम्हें देखें और देखती ही रह जाएं कि संजय की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरी किस्मत पर जलकर खाक हो जाएं। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत और लगावट से कहने लगती, मेरा हुस्न और मेरी सुंदरता तो सिर्फ आपके लिए है संजय। मैं इसे लोगों को दिखाकर आम नहीं करना चाहती। मेरा तो जी चाहता है कि आपके अलावा मुझे कोई दूसरी आंख न देखे। सुनैना की बात जैसे अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दुख से आंसू निकल पड़े थे। मैं अपनी ऐसी पवित्र पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। अचानक ही मेरे दिल से आवाज़ आई थी जो मेरे होंठों पर भी आ गई थी। मेरे दोस्त की कॉफ़ी का मग जो उसके होंठों के पास था, वापस हाथ में लेकर वो मुझे देखता रह गया। एक पल तक वो मुझे जांचती हुई नज़रों से देखने लगा, फिर कहने लगा, कोई समस्या नहीं, लाओ निकालो मेरे 80 लाख रुपये। अपने दोस्त की ये बेदर्दी देखकर मेरी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी। हालांकि मैं कोई कमज़ोर मर्द नहीं था, बहुत मजबूत मर्द था। खुद के जज्बातों पर कंट्रोल करना जानता था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से विनती करते हुए कहा कि मुझे थोड़ा समय और दे दो, इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम मैं एक रात में नहीं कर सकता। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा समय नहीं दे सकता, तुम्हारे पास आज रात का ही समय है। या तो मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम ठंडा था, हवाएं ठंडी चल रही थीं, लेकिन मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस लेना भी कठिन लग रहा था। न जाने मैं कैसे अपने घर पहुंचा था। रात का 1 बज गया था। मैंने मेन दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सुनैना की आवाज़ आई। मैंने कहा कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं उसे क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मरे मरे कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो सुनैना मेरे पास आई और कहने लगी, संजय आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। वो कहने लगी कि संजय मैं आपके लिए खाना गर्म करूं। तो मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूं। खाना तो मैंने आज सुबह से ही नहीं खाया था, लेकिन अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी भूख मिट चुकी थी। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। सुनैना मेरे पास आई, मेरा चेहरा देखने लगी, बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो संजय? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है और मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो मिलकर खाना खाते हैं। सुनैना की यही तो बात थी। वो मेरी आंखों से झांक कर मेरे दिल की हालत बता देती थी। या फिर पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर वो खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर सिर्फ हरी मिर्च, प्याज लहसुन की चटनी और एकदम पानी की तरह दाल और सूखी रोटियां थीं।
मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर डाली, जिसने हर तंगी में, हर दुख में, हर मुसीबत में बड़े सब्र से और खामोशी से भगवान का धन्यवाद करके मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी थी। कभी मुझे शिकवा नहीं किया था कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। मैंने सुनैना का चेहरा देखा, उसकी वो सुंदरता जो आज तक सिर्फ मेरी थी। उसने मेरे साथ हमेशा वफा निभाई थी। जब सुनैना ने मुझे खामोश बैठा देखा तो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले आई। कहने लगी, खाना खाएं और सारी चिंताएं भूल जाएं। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया और फिर अपने मुंह में डाल लिया। सुनैना फिर मुझसे पूछने लगी, बताएं क्या कहा आपके दोस्त ने, क्या वो आपकी मदद करेगा? अपने दोस्त के पास जाने से पहले सुनैना से कहकर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, कह रहा है कि मेरी मदद करेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने नाम में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, वो मामला नहीं बना। ये सुनकर सुनैना के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वो मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप चिंता ना करें। मैंने फिर कहा कि सुनैना, वो कल ही मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूँ? मैंने उसका हाथ थामकर बेबसी से कहा। तो मेरी बेबसी देखकर सुनैना की आंखों में भी आंसू भर आए थे। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो कहने लगी कि आप अपने दोस्त से थोड़ा समय और मांग लें। मेरे पास तो जो जेवर वगैरह थे वो भी बेचकर मैं आपको दे चुकी हूँ। अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। सुनैना की बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी जो कह रहा था कि जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी पत्नी से इतना कैश कर सकते हो कि तुम्हारे कर्ज भी उतर जाएंगे और तुम माला माल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा था, तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो कहने लगा कि बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा? उसने इस बात पर कमीनी सी हंसी हंसकर कहा था, ताड़ने वाले तो कयामत की नज़र रखते हैं। सामने वाला इंसान 7 पर्दों में भी क्यों न छुपा हो, तब भी हम उसे देख ही लेते हैं। तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो कि मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा, कैसे देखा। इस बात को छोड़ दो, बस मुझे बताओ। अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। कुछ रातें तुम्हारी पत्नी मेरी मर्जी के अनुसार गुजारेगी और फिर तुम्हारा कर्जा खत्म। जैसे जैसे तुम्हारी पत्नी की सुंदरता मेरे काम आएगी मैं तुम्हें भी माला माल करता चला जाऊंगा। मैं हैरत से मुंह खोले उसका चेहरा तक रहा था। कितना बेशरम इंसान था। अगर मैं उसके कर्ज में दबा ना होता तो यकीनन उस समय उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लहूलुहान कर चुका होता। कमबख्त कर्जदार लोगों की नज़रों में 2 टके की भी हैसियत नहीं रखता, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वो कह देता है। जरा सा टेढ़ा जवाब दो तो कहने लगता है कि लाओ मेरे पैसे निकालो। रात को यही सोचते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने हमारा दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाया था। मैं और सुनैना एकदम से उठ बैठे थे। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकला। मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त तो पुलिस के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस इंसान ने मेरा पैसा देना है, लेकिन अभी तक इसने मेरा पैसा नहीं दिया है। इसका दिवालिया निकल गया है, इसके पास 1 पैसा तक नहीं है। मैं इसे समय दे देकर थक चुका हूँ, लेकिन अब इसे और ज़्यादा समय नहीं दे सकता, इसलिए इसे जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वो ऑफिसर मुझे हथकड़ियाँ पहनाता, सुनैना शायद गेट की ओर से मुझे देख रही थी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत ले जाओ, हम इनका सारा पैसा चुका देंगे, बस हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम इनकी पाई पाई चुका देंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और बोला, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को वो मंजूर ही नहीं। फिर कहने लगा, ये तो पैसे चुकाने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, और फिर इसके पास कुछ है भी नहीं, तो फिर पैसे कहाँ से चुकाएगा? लेकिन आप मेरा कर्जा उतार सकती हैं। वो सुनैना को ऊपर से नीचे तक निहार कर बोला, बताइए आप मेरा कर्जा उतारेंगी? सुनैना कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं हर महीने आपको जितनी भी रकम जमा होगी वो दे दिया करूँगी। ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, मैडम जी 80 लाख रुपये देने हैं तुम्हारे पति ने, मेरे 80,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि सारे से जेल में बंद कर दो। ये सुनना था कि मेरी पत्नी मेरे दोस्त की विनती करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करवाओ। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। सुनैना मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इनकी शर्त मान लेते। मैंने कहा कि सुनैना, मैं इसकी शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। सुनैना, तुम अंदर जाओ।
मैंने थोड़ा कड़े शब्दों में कहा, लेकिन सुनैना ने शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे दोस्त से कहने लगी, भाई साहब, मैं संजय को मना लूंगी कि वो आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे, लेकिन भगवान के लिए उन्हें पुलिस के हवाले मत करो। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा कर दिया तो वो वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मैं और सुनैना घर के अंदर दाखिल हो गए। हमारे पीछे पीछे मेरा दोस्त भी चला आया और इस बार मुझसे बात करने की बजाय वो सीधा सुनैना से बात करने लगा कि मैंने तो पहले भी संजय से कहा था कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तुम मान जाओ तो तुम्हारे बारे नियारे हो जाएंगे। वो क्या है कि पैसों के मामले में मैं बड़ा घटिया टाइप का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वो बड़ी शैतानी मुस्कुराहट से अपनी घटिया आदत की तारीफ कर रहा था। मेरे दोस्त की बात सुनकर सुनैना ने कहा कि बताइए, आपने संजय को क्या करने को बोला है। मेरा दोस्त एक कमीनी सी हंसी हंसते हुए सुनैना को बड़ी बेशरम नज़रों से सर से पांव तक देखने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी रगों में खून के बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं मुश्किल से खुद पर बर्दाश्त किए हुए था। कहने लगा कि आपको बताया नहीं संजय ने कि मैंने क्या शर्त बताई थी। सुनैना ने नाम में सिर हिला दिया। मेरा दोस्त कहने लगा, देखें, अगर आप चाहती हैं कि इसका कर्ज माफ़ हो जाए तो मैं इसे कर्ज से भी आज़ाद कर दूंगा और इसको पैसे भी दूंगा जिससे ये अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। ये कहते हुए वो सुनैना के करीब होने लगा था, लेकिन मैं बीच में आ गया। अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और बहुत ही गुस्से से कहा कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ यहाँ से और जो कुछ कर सकते हो कर लो, मुझे पुलिस से पकड़वा दो या फिर फांसी पर चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर सुनैना रोने लगी। संजय, आप हैं तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दें कि आखिर इनको क्या काम करवाना है। मैंने कहा कि सुनैना, तुम नहीं जानती इस इंसान को, जो ये कह रहा है वो काम मैं तुमसे कभी भी नहीं करवा सकता। लेकिन सुनैना कहने लगी कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं आपको कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। और फिर जब सुनैना ने मेरे दोस्त से शर्त के बारे में पूछा तो उसने अपनी वही घटिया शर्त सुनैना के सामने रख दी। कुछ पल के लिए तो वो फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली। मैं ऐसे खड़ा था कि जैसे ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने सुनैना से नज़रें चुरा लीं। उसके बाद सुनैना वहाँ रुकी नहीं, फ़ौरन कमरे से चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा, अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर मैं पुलिस को लेकर आऊँगा। ये कहकर वो घर से चला गया। मैं कमरे में नहीं गया था, किस मुँह से जाता। 2 घंटे सुनैना भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। 2 घंटे के बाद आई तो उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो आकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कह दें। मैंने तड़प कर सुनैना की तरफ देखा था। मुझे सुनैना से इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, सुनैना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे ये इम्तिहान मत लो जो मैं देने से मजबूर हूँ। सुनैना कहने लगी कि मैं आपको जेल में बंद होते नहीं देख सकती, और फिर आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद होंगे तो मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेले घर पर क्या सुरक्षित रहूँगी। सुनैना की बात ठीक थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वो कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। कैसे मैं अपने सामने अपनी पत्नी को पाप के दलदल में धकेल देता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं था। हालात को देखते हुए मैंने अपनी गैरत को थपथपा कर सुला दिया, और ये एक गैरतमंद मर्द के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर उसकी जोरदार हंसी मेरे कानों में शीशे की तरह उतर गई थी। वो कहने लगा, तुमने समय पर बहुत ही अक्लमंदी का फैसला किया है। और फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के साथ एक खूबसूरत नेट की फैशनेबल साड़ी भिजवा दी थी। ऐसी साड़ी तो सुनैना ने कभी नहीं पहनी थी। अपने ड्राइवर से उसने कहलवाया था कि इसी साड़ी को पहनकर होटल के कमरे में जाना है। वो काले रंग की साड़ी पहने पहली बार अपने अधकुले शरीर में थी। मैंने अपनी नजरें चुरा लीं। तैयार होते हुए भी सुनैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बहाते हुए सुनैना चली गई थी। सुनैना के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसीलिए मैं भी भागता हुआ होटल पहुंच गया था। इस समय पैसे तो मेरे पास थे ही, क्योंकि मेरे दोस्त ने कुछ पैसे मुझे एडवांस में दे रखे थे, और फिर उन्हीं पैसों से मैंने अपने दोस्त के बराबर वाला कमरा ले लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी पत्नी मेरी दोस्त की बाहों में बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी, बातें कर रही थी और कह रही थी, मैं तो समझी थी कि कभी तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि संजय बहुत गैरतमंद इंसान है, इसीलिए मुझे भी पवित्र और शरीफ होने का ड्रामा करना पड़ता था कि कहीं उसे मुझ पर शक न हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अकल का कमाल, मैंने उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और उसकी पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बिखरी लटें ठीक करते हुए बोला, कहने लगा, वो बेवकूफ़ ये समझा था कि उसे नुकसान हो गया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पार्टनर पर काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री तो उसी की थी, लेकिन पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों रुपयों का कपड़ा खरीदकर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था ताकि जल्द से जल्द इसे बेचकर लाभ कमाया जा सके। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था और तभी उसका फ़ोन आया। कहने लगा, संजय, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपटों में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया है। तुम्हारा तो दिवालिया निकल गया है। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, तुम सड़क पर आ गए हो। उस समय मेरी यह हालत थी कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तभी मेरे सीने में दर्द उठा था। मेरा दोस्त मुझे अस्पताल ले गया। मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो सुनैना मेरे पास बैठी रो रही थी। उसने रोते हुए मुझे बताया कि आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपने जेवर बेच कर चुकाया है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। अभी मैं कुछ समझ ही पाया था कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा, जो माल जला है उसमें तुम्हारी माल के अलावा 80 लाख का माल हमने उधार भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सकें, और वो माल भी आग की भेंट हो चुका है। अब जिससे हमने पैसा लिया था वो अपने पैसे मांग रहा है। मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। वो कहने लगा, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि ये नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मेरा दोस्त तो खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा था कि उसने फैक्ट्री से माल निकलवा लिया था, और जो फैक्ट्री में माल जला था वो माल खराब माल था। ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि वो मेरी पत्नी के साथ रंगरलियां मना सके। उस समय मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। अगले ही दिन मेरी पत्नी और मेरा दोस्त जेल में थे। मैंने आज तक औरत का ये रूप नहीं देखा था जो मेरी पत्नी ने दिखाया था। औरत जात से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दी है और अब अकेले ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने जो वीडियो पुलिस को दिखाई थी उससे साफ पता चल गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। पुलिस के जरिए मुझे मेरा सारा पैसा वापस मिल गया था। मैंने दोबारा से अपना बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते मेरा बिजनेस खूब चल पड़ा और आज मैं शहर का एक नामी गिरामी बिजनेसमैन हूँ। सुनने में आया कि मेरा दोस्त कुछ महीनों बाद जेल से छूट गया था। उसने सुनैना को कुछ दिनों तक अपने साथ रखा और जब मन भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। सुनैना मुझसे माफ़ी मांगने मेरे ऑफिस और मेरे घर पर भी आई थी, लेकिन मैंने चौकीदार से कहकर उसे बाहर से ही चलता करवा दिया। मैं सुनैना की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। एक बार मेरी कंपनी में एक हादसा हो गया। बिजली का करंट लगने से हमारे कंपनी में काम करने वाले मनोहर अंकल की मौत हो गई। उनकी एक ही बेटी थी। मनोहर अंकल की पत्नी तो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। मनोहर अंकल के मरने के बाद उनकी बेटी बिल्कुल अनाथ हो गई। इंसानियत के नाते मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि मैं उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसके बाप की मौत मेरी ही कंपनी में हुई थी। शादी की पहली ही रात मैंने मानवी को समझा दिया था कि मुझे धोखा मत देना, बाकी मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मानवी ने भी मुझसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगी, और मानवी ने अपना वादा निभाया भी। मेरे आज 2 बच्चे हैं। मानवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मानवी के प्यार और वफा से मैं सुनैना को बहुत जल्दी भूल गया और अब मेरी एक खुशहाल फैमिली है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।